हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 9 में आपको सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत, जिसका उपविषय है भूगोल, पाठ 3 अफवाह। अब बच्चों आप समझ रहे हो कि अफवाह क्या होती है। अफवाह भी जैसे एक अफवाह होती है कि किसी ने झूठी अफवाह उड़ा दी, तो वो नहीं है। यह अफवाह यानी नदियों का तंत्र। भारत में जो नदियों का जाल बिछा हुआ है, जो नदियां बहती हैं, उनके बारे में जो हम बताने जा रहे हैं उसको अफवाह कहते हैं। अब इसका ध्यानपूर्वक समझने की बात यह है कि संसार में सभी प्रकार की नदियां सभी दिशाओं में बहती हैं, किंतु पृथ्वी के ढलान के अनुसार उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। नदियां अपना प्रतिरूप बनाकर चलती हैं, तो जब वर्षा का पानी या हिम यानी बर्फ पिघलता है, तो वो पानी नदियों, नालों, झीलों तथा वाहिकाओं में बहता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इन्हीं वाहिकाओं के द्वारा बहने वाले जल को अफवाह कहते हैं। और जिस क्षेत्र में इन वाहिकाओं का जल इकट्ठा होकर बहता है उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। इस प्रकार अफवाह तंत्र से हम ये समझ सकते हैं कि नदियों द्वारा या हिमानी की नदियों द्वारा या वर्षा के जल की नदी द्वारा जो तंत्र यानी जाल फैला हुआ है उसको हम अफवाह द्रोणी कहते हैं। तो अब अफवाह हुआ, अफवाह तंत्र हुआ और अफवाह द्रोणी हुआ, 3 शब्द हुए। विशेष रूप से भारत की बात हम करते हैं तो भारत में भी ये अफवाह तंत्र विस्तार रूप से फैला हुआ है। यदि हम भारत के मानचित्र को, ये भारत का मानचित्र है, यदि हम इसको देखें और इसमें सभी नदियों की लकीरें हम खींच दें तो भारत का मानचित्र स्वतः ही बन जाता है। यानी भारत में नदियों की बहुतायत है। क्यों है ये भी समझ लीजिए। ये भारत के उत्तर दिशा में ये हिमालय पर्वत है। ये यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके और ये हिमालय पर्वत हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल में होता हुआ फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ तक ये पट्टी चली गई है। तो इसमें जो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है वो बहुत ऊंचा पर्वत है। उस पर बहुत ऊंची चोटियाँ हैं, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। कुछ इतनी ऊंचाई पर हैं कि जहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है। और वो बर्फ़ जब गर्मी का मौसम होता है तो बर्फ़ पिघलती है और पिघल करके वो द्रव रूप में यानी पानी बन जाता है और वो ऊपर से नदियों, झीलों, वाहिकाओं और सरिताओं के रूप में बह करके मैदानी विभाग में होता हुआ और वो बाद में बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में गिर जाती हैं, क्योंकि इसकी 2 दिशाएं हैं। इधर जो मैं आगे बताऊंगा आपको सिंधु नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी की सारी नदियाँ पाकिस्तान में होती हुई और अरब सागर में गिरती हैं। और ये जो पूर्वोत्तर भारत की जो नदियां हैं या पूर्वोत्तर भारत की जो जितनी नदियां वो सब बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी का तंत्र हुआ और ये गंगा नदी का तंत्र हुआ। और ये इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो मानसरोवर, नेपाल से मानसरोवर से निकल करके और ये असम में होती हुई और बांग्लादेश में होती फिर यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। और जब ये दोनों नदियाँ बांग्लादेश में आकर के मिल जाती हैं, इधर से गंगा आती है। यानी गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। ये आप तो देख रहे हैं, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर और उत्तर प्रदेश में होती हुई फिर बिहार में होती हुई और फिर बांग्लादेश में आ जाती है। उधर से ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील नेपाल से निकल करके
और अरुणाचल प्रदेश, असम में होती हुई नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में होती हुई फिर ये बांग्लादेश में जब यहाँ आती है तो बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिल जाती है और इसका नाम हो जाता है मेघना नदी, तो इसका नाम बदल जाता है। तो ठीक इस प्रकार से दो तंत्र मैंने आपको ये तीनों तंत्र बताए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का तंत्र अब जब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये नदियों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। इसी प्रकार से प्रायद्वीप की नदियाँ, ये दक्षिणी प्रायद्वीप है इतना, ये गुजरात से लेके और ये उड़ीसा तक, और ये दक्षिण का जो पूरा भाग है ये दक्षिण का पठारी भाग कहलाता है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। इसमें जो बहने वाली नदियाँ हैं इनमें पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम है, तो ये नदियाँ जलवाहिनी नहीं यानी 12मासी नहीं बहती, ये सीजनल नदियाँ ज़्यादातर होती हैं। कुछ नदियाँ हैं जो ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं, जैसे ये है यहाँ पर कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती हुई और ये पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा के बाद कावेरी के बाद कृष्णा निकलती है यहाँ से, ये कृष्णा आई और इस प्रकार से बहती है। फिर ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है और यहाँ बहती है पूर्वी घाट में, ये बंगाल खाड़ी में जाती है। फिर महानदी ये मध्य प्रदेश के भाग से होती हुई निकलती है और ये भी उड़ीसा में बहती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये उत्तर और दक्षिणी भारत की नदियाँ जो विशेष रूप से भारत में नदियाँ प्रमुख मानी जाती हैं, इन नदियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ अफवाह तंत्र बता दिया। भारत में अफवाह तंत्र किस प्रकार का? भारत में अफवाह तंत्र वैसे 4 प्रकार का है। तो पहला जो अफवाह तंत्र है वो है जालीनुमा अफवाह। जालीनुमा अफवाह तंत्र वो तंत्र होता है जैसे जो नदियाँ आपस में समांतर रूप में बहती हैं, किंतु कुछ नदियाँ उनकी सहायक नदियाँ जो होती हैं वो समकोण पर आकर उनसे मिलती हैं, तो ऐसे तंत्र को जालीनुमा अफवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा है वृक्षाकार अफवाह तंत्र, यानी वृक्षाकार अफवाह तंत्र वो तंत्र होता है जहाँ पर नदियाँ सीधे बहती हुई हैं, किंतु उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो न्यून कोण पर आकर के उन नदियों में मिलती हैं। ऐसे अफवाह तंत्र को वृक्षाकार अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी इसका जो मूल नदी है, मुख्य नदी है जो जिसमें सब मिलती हैं, वो तने के रूप में जो होती है, जैसे पेड़ के तना होता है ऐसे होती है, और उसके बाद में जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो न्यून कोण पर आकर के उनकी शाखाओं के रूप में जो होती हैं, शाखाएँ फैली हुई, और वो वृक्षक आकार की होती हैं। इसको वृक्षाकार अफवाह तंत्र कहते हैं। और तीसरा है अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र। अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र ये होता है कि जब चारों ओर से नदियाँ बहती हुई किसी झील, गर्त या सागर में गिरती हैं, तो ऐसे अफवाह तंत्र को हम अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आर्य अफवाह तंत्र। आर्य अफवाह तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें नदियाँ किसी पहाड़ से आती हैं, ऊंचे पर्वत से आती हैं, या किसी शीर्ष से चारों तरफ को बहती हैं अपनी सहायक नदियों के रूप में, धाराओं के रूप में, सिराओं के रूप में, वाहिकाओं के रूप में चारों ओर को बहती रहती हैं। उनका जाल बिछड़ता है, मुख्य नदी से कट करके शाखाएं बह जाती हैं, इसको आर्य तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के तंत्र भारत में हैं। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं नदियों के तंत्र पर। तो उत्तर भारत की नदियों के तंत्र में सबसे पहले हम चलते हैं सिंधु नदी तंत्र। ये है, ये पाकिस्तान है और ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर की तरफ ये काराकोरम, हिंदूकुश, सुलेमान, किरथर और हिमालय पर्वत की चोटियाँ ऊपर तक पाई जाती हैं। यहीं से सिंधु नदी निकलती है, जम्मू कश्मीर से पर्वतों के भाग से निकलती हुई, और ये यहाँ पर ये आती है, इधर पाकिस्तान में को चली जाती है, और पाकिस्तान में होती है नीचे अरब सागर में गिर जाती है। ये अरब सागर है। ठीक इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो भारत में ही यहाँ जम्मू कश्मीर से बहती हुई कुछ पंजाब में आती हैं। ये आपके सामने देख रहे हैं, ये पंजाब है। तो ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ मानी जाती हैं, जिसको हम पंचनद के नाम से पुकारते हैं, और ये 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं, इसलिए पंचनद वाले भाग को पंजाब कहा गया।
ये 5 नदियां हैं, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम और ब्यास। तो ये 5 नदियां, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम और ब्यास, ये 5 नदियां पंजाब में बहती हुई और फिर बाद में ये भी सिंधु नदी में ही मिल जाती हैं। तो इस प्रकार ये सिंधु नदी का तंत्र है। पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसको भांकड़ा नांगल बांध कहा जाता है। भांकड़ा और नांगल दोनों स्थानों पर यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा बांध बना हुआ है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इस प्रकार से इससे यहाँ बिजली बनाई जाती है। इसी प्रकार से रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास, ये नदियाँ भी पंजाब में एक अपना विशेष महत्व रखती हैं। ब्यास नदी के किनारे एक व्यास जी जो सत्संगी व्यक्ति माने जाते हैं, जिनको राधा स्वामी व्यास जी के नाम से जानते हैं, राधा स्वामी सत्संग चलता है, उनका जो बड़ा आश्रम है वो ब्यास में ही बना हुआ है और उसको उसका विशेष महत्व इसलिए जाना जाता है कि वो ब्यास नदी के किनारे पर है। ठीक इसी प्रकार से झेलम हमें उस बात की याद दिलाता है, झेलम नदी उस बात की हमें याद दिलाती है कि प्राचीन समय में हमारे देश में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। यूनान का जो सिकंदर था, उसका सेनापति सेल्यूकस हमारे देश के ही राजा पुरु से यानी पौरस से उसका युद्ध हुआ था। और उस समय एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हमारे देश के राजा पौरस की सेनाएं दल दल में, हाथी उसके फंस गए थे, जो हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। और सेल्यूकस की सेना ने पौरस पर विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु उसके बाद भी उसने उसको गिरफ्तार कर लिया और बाद में उससे कहा था पौरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो उन्होंने कहा जो एक शत्रु के साथ होता है ऐसा व्यवहार किया जाए, जो एक राजा दूसरे के साथ करता है ऐसा व्यवहार किया जाए। तो इसकी बात को मान करके उन्होंने उसको छोड़ दिया और उससे संधि कर ली और मित्रता बढ़ गई। तो ठीक इस प्रकार से जो आपने पंचम में इतिहास पढ़ा है कि इतिहास गा रहा है दिन रात गुण तेरे, भारत के लोग बता दो, दुनिया के लोग सुन लो, ये भारत है हमारा। तो इस प्रकार की जो एक गाथा है, इतिहास गा रहा है, वो बहुत अच्छा गीत है कि झेलम तू ही बता दे, वीर विक्रम पुरुष का वह पौरस था, यूनान का सिकंदर तेरे तट पे हारा। तो सिकंदर तो हार के चला गया था, भारत से लौट गया था, उसने भारत को विश्वव्यापी जीतने का सपना बनाया था, भारत को भी जीतने का सपना बनाया था, किंतु भारत में उसकी हार हुई और वहाँ से चला गया। किंतु उसके सेनापति सेल्यूकस ने पौरस से युद्ध किया था, तो झेलम नदी के किनारे किया था। ये हमें झेलम नदी उसी बात की याद दिलाती है कि हमारा एक ऐतिहासिक युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। इसलिए जितनी भी नदियाँ हैं वो किसी न किसी महत्व को हमें दर्शाती हैं और पुराने इतिहास को याद दिलाती हैं, दोहराती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम जो चलते हैं दूसरा नदी तंत्र, वो गंगा नदी तंत्र है। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गंगोत्री नामक स्थान से ये गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है। दोनों ही स्थान गंगोत्री यमुनोत्री ये उत्तराखंड में है। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकल करके जब चलती है तो आगे चल के शुरू में इसका नाम आगे भगीरथी होता है वहाँ, क्योंकि आपने देखा होगा पुराना एक कहानी सुनी होगी कि राजा भगीरथ अपने पुरखों को यानी अपने जो पूर्वजों को आत्मा को शांति देने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, तो वो उसका नाम इसलिए भागीरथी भी पड़ा। और भागीरथी नदी जब आगे चलती है तो ये उत्तराखंड में और आगे आती है, ऋषिकेश वगैरह, टिहरी गढ़वाल होती है, ऋषिकेश होती है, और जब हरिद्वार में आती है तो ऋषिकेश से पहले ही टिहरी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में ही, टिहरी गढ़वाल में इसका नाम गंगा नदी हो जाता है और बाद में इसकी कुछ और शाखाएं उसमें मिल जाती हैं और बाद में हरिद्वार में आके इसका नाम पूरा गंगा हो जाता है ऋषिकेश में, और हरिद्वार में आकर ऋषिकेश में भी गंगा हो जाता है और आगे मैदानी भाग में इसका नाम गंगा ही चलता है। ठीक इसी प्रकार से गंगा नदी आगे बढ़ती है और ये उत्तराखंड से निकल करके और उत्तर प्रदेश में जब आती है तो ये गंगा नदी का विस्तार मैदानी भाग में और फैल जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो पर्वत होते हैं वहाँ कटान कम होता है, किंतु मैदानी भाग में जब मिट्टी होती है वहाँ कटान अधिक हो जाता है
और ये नदी हमारी ऋषिकेश से जब आगे बढ़ती है तो फिर ये गढ़मुक्तेश्वर यानी मेरठ और मावट जिले की जो सीमा थी पहले प्राचीन, उनमें अब वो हापुड़ में आ गया है, मेरठ का भाग करके। तो ये गंगा नदी हापुड़ में यानी गढ़मुक्तेश्वर घाट और अमरोहा जिला एक मावाट से करके बना। अमरोहा के जो तिगरी मेला लगता है जहाँ गंगा स्नान करने जाते हैं, तो तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर दोनों ही मेले लगते हैं जो भारत के सबसे बड़े मेले माने जाते हैं। और ये गुरु पूर्णिमा यानी गुरु नानक जयंती को लगते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। और उस मेले में बहुत बहुत लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और कई दिन तक वहाँ अपना स्नान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ये नरोरा होती हुई और उसके बाद में फिर ये आगे चलती है तो ये कानपुर, और कानपुर से आगे फिर ये जाती है इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगे फिर बनारस यानी कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, और फिर उसके बाद में बिहार में प्रवेश कर देती है। और बिहार का पटना, गया जो मुख्य स्थान है, जो पटना राजधानी है, वहाँ बहती हुई और गया होती हुई और फिर आगे ये बांग्लादेश में आ जाती है। किंतु इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जो वहीं से चलती है, यमुनोत्री से, उत्तराखंड से, और उसके बाद में वो दिल्ली और आगरा बहती हुई, दिल्ली और आगरा के पास बहती हुई, यानी दिल्ली में लाल किले से मिलकर बहती है और आगरा में ताजमहल से मिलकर बहती है, और उसके बाद में ये इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, और उसके बाद में ये काशी होती और आगे बढ़ जाती है बिहार में। ठीक इसी प्रकार से घाघरा, गंडक और कोसी ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि नेपाल की तरफ से भी आती हैं किंतु गंगा नदी में ही मिल जाती हैं। घाघरा नदी का प्राचीन नाम सरयू है जो अयोध्या के किनारे बहती है, और इसका आप जानते हैं यहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम का शासन चलता था। राजा दशरथ के जो 4 पुत्र थे, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, तो ठीक उसी प्रकार सा राम राज अब वर्तमान समय में भी हम चाहते हैं, जिसके द्वारा इतने अथक प्रयास से जो प्राचीन भूतकाल में जो बीते समय में हमारे अयोध्या का मंदिर बाबर के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था, वहाँ पर मोदी जी के करकमलों से मंदिर की नींव रखी गई है, और ये मंदिर 3 वर्ष में यानी 1000 दिन में बनकर तैयार होगा और विशाल, भारत का सबसे भव्य और विशाल मंदिर होगा। तो इस प्रकार से ऐसे मंदिर की कल्पना जो हमने कर रखी थी वो बन रहा है, उसका निर्माण शुरू हो चुका है। और इस प्रकार से ये अनेक नदियाँ, जो रामगंगा नदी आप कहते हैं, देखो मुरादाबाद के किनारे एक रामगंगा नदी बहती है जो काली का मंदिर है, और ये भी आगे जा कर के ये गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से नदियों का जाल है। मुरादाबाद जिले में जब जिले का कटान नहीं हुआ था, संभल और अमरोहा जिला नहीं बने थे, मुरादाबाद अकेला जिला था, तो उस समय जब हम पढ़ते थे तो मुरादाबाद अकेले में 12 नदियाँ थीं, किंतु अब 3 जिले हो गए तो नदियाँ बढ़ गई। किंतु अब उनमें कुछ नदियाँ ऐसी भी हो गई हैं जो सूख गई हैं, यानी उनमें मिट्टी की इतनी परत आ गई है कि जो नीचे से जो स्रोत चलते थे वो बंद हो चुके हैं। तो इस प्रकार से गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी ये उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ ये नेपाल देश है, ये नेपाल ये वाला, और नेपाल में मानसरोवर झील से एक ब्रह्मपुत्र नदी चलती है, तो वो बहुत प्राचीन नदी हो गई है। उसका नदी का नाम बूढ़ी नदी यानी सांपू नदी भी कहते हैं, वो सांप के तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है और वो प्राचीन नदी है। वहाँ से निकलती है और वो असम में होती हुई अरुणाचल प्रदेश में आएगी, फिर असम में आएगी, और इस प्रकार से ये मेघालय में होती और फिर ये बांग्लादेश में ये भी आ जाती है, और यहाँ गंगा नदी है मिल जाती है बांग्लादेश में, और इसका नाम मेघना नदी हो जाता है, और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये पूर्वोत्तर भाग में हमें बहुत सहायता भी करती है और नुकसान भी पहुँचाती है, क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों के भाग से निकलने के कारण इसमें पानी की जब तेज धारा होती है तो ये बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, जिससे हमारे धन धन की हानि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से बंगाल में एक नदी बहती है, दामोदर नदी, जो बंगाल का शोक कहलाती है, यानी वर्षा काल में वो अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है। अधिक जल होने के कारण उसमें बाढ़ आ जाती है, जो आसपास के क्षेत्र में विनाशकारी लीला करती है, यानी खेती सब चौपट हो जाती है, मकान और दुकान भी ढह जाते हैं। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ये आपका ये जो देख रहे हैं आप बांग्लादेश के बराबर में ये पश्चिमी बंगाल लिखा हुआ है, ये पश्चिम बंगाल प्रांत, ये ऊपर नीचे चौड़ा है और ऊपर जाके पतली पट्टी हो गई है, इधर
सिक्किम तक पहुंच चुका है। तो ठीक इसी प्रकार से ये 3 तंत्र मैंने आपको मुख्य उत्तर भारत के बताए। अब हम आते हैं दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये गुजरात से लेकर के और मध्य प्रदेश होता हुआ ये छत्तीसगढ़ और फिर आगे उड़ीसा तक इतना जो दक्षिण का पूरा भाग है, ये सारे प्रदेश हैं, इनमें भी कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि उत्तर भारत की नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, तो इसलिए वो जलवाहिनी होती हैं, यानी वो 12 महीने चलती हैं। किंतु दक्षिण भारत की नदियाँ किसी ऊंचे पर्वत से नहीं निकलती, इसलिए कुछ नदियाँ इनमें सूख जाती हैं, वर्षा काल में चलती हैं और गर्मी सीजन में यानी ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। किंतु कुछ नदियाँ यहाँ पर भी ऐसी हैं जो लगातार बहती रहती हैं, जो किसी न किसी पर्वत की चोटी से निकलती हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं महानदी। तो महानदी ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जो ब्रह्मगिरी नामक स्थान है, और वहाँ से ये पूर्व दिशा में बहती हुई और ये उड़ीसा में आती हुई और फिर बंगाल खाड़ी में जाती है। उड़ीसा में यानी इस पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, जिसको कहते हैं हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। जिस प्रकार से हमने बताया भांगला में सबसे ऊंचा बांध है, इसी प्रकार से महानदी पर बना गया हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, और ये सबसे बड़ा बांध भारत का है। इससे बहुत सारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ, यानी बिजली बनाई जाती है। जितने भी बांध हमारे बने हुए नदियों पर, उनमें बिजली बनाने का काम होता है, मत्स्य पालन होता है और वृक्षारोपण होता है, और बिजली बनाने के बाद जो पानी बचता है उसको नहरों द्वारा सिंचाई के लिए किसानों के लिए भेज दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से महानदी का महत्व है। और महानदी के नीचे ये कृष्णा नदी, गोदावरी, फिर आती गोदावरी अमरकंटक पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक पर्वत से निकलती हुई और ये पूर्व और दक्षिण दिशा में बहती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है गोदावरी नदी। ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यानी बहुत अच्छी नदी। गोदावरी नदी के किनारे पर भगवान राम ने भी कुछ दिनों तक विश्राम किया था जब वो वनवास काल में थे। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती हुई और पूर्व की दिशा में, उत्तर की दिशा में बहती हुई फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और ये भी आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है वो है कावेरी नदी। तो कहीं कहीं पुस्तकों में गोदावरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है, किंतु प्राचीन समय में कावेरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। तो दक्षिण भारत की गंगा यानी कावेरी ये पश्चिमी घाट से निकलती है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से ये नदियों का तंत्र हमारे देश में फैला हुआ है। तो हम ये सही कह रहे हैं कि भारत में यदि नदियों के सारी रेखाओं को खींच दिया जाए तो भी हम मान सकते हैं ये भारत का मानचित्र है, क्योंकि भारत में नदियों की बहुत आयत है, बहुत अधिक नदियां हैं और सभी को यहाँ पर पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। नदी को यहाँ नदी यानी जैसे गंगा नदी को हम अपनी सबसे पवित्र नदी मानते हैं, होली रिवर मानते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से हम छोटी मोटी नदियों को भी बड़ी पवित्रता के स्थान से अपने देखते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं। तो ये नदियों का महत्व मैंने आपको बताया, नदियों का तंत्र। अब आती हैं झीलें। अब झीलें, भारत में नदियों की तरह भी झीलें होती हैं, यानी झीलें वो होती हैं जो चारों तरफ से, जिनमें कुछ नदियां आकर के कुछ सरिताओं का या कुछ नदियों का पानी आकर के मिल जाता है और वो गहरा गड्ढा होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा, वो झील में आकर के पानी आ जाता है। वो झीलों का उदाहरण कर लेता है। झीलों की दृष्टि से हमारे देश में बहुत प्रमुख झीलें भी हैं और कई तरह से प्रसिद्धि पाए हुए हैं। हम कश्मीर में चलते हैं जो हमारा स्वर्ग कहलाता है, इसमें डल झील और बुलर झील जो 2 प्रसिद्ध झीलें हैं जिनके कारण कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ पर उन झीलों में विशेषता यह है कि वहाँ पर शिकारा यानी नावें, ये चलते फिरते घर भी वहाँ पाए जाते हैं, यानी उनके घर नावों में बने होते हैं और वो नावें उन झील में चलती रहती हैं। इस प्रकार से चलते फिरते घर वहाँ पर हमें नावों में मिल जाते हैं। और डल झील और बुलर झील ये बहुत ही रमणीक स्थान में बनी हुई हैं, वहाँ पर शांत वातावरण है, तो वो हमारे पर्यटकों का एक मुख्य केंद्र है। संसार के सभी लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, जिससे हमारे देश को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और वहाँ पिकनिक मनाते हैं, कई दिनों तक वहाँ रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से उड़ीसा ये प्रदेश है, उड़ीसा में चिल्का झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है। इसी प्रकार से राजस्थान में सामर झील जो नमकीन झील है, नमकीन पानी है उसका,
तो इसी प्रकार से झीलों में पुलकट झील तमिलनाडु में है। तो झीलों की दृष्टि से भी हमारा देश एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनेक प्रदेशों में अनेक झीलें हमारे देश में पाई जाती हैं। जिस प्रकार से नेपाल में मानसरोवर झील है, इसी प्रकार की झीलें हमारे देश में भी फैली हुई हैं और इन झीलों का विशेष महत्व है। इन झीलों के किनारे पशु और पक्षी निवास भी करते हैं। पशु अपना भ्रमण करते हैं और पानी पी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो पक्षी जो है, सारस पक्षी आपने देखा होगा, काफ़ी ऊंचा होता है और उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, पैर बहुत लंबे होते हैं। वो सारस पक्षी झीलों के किनारे ही रहता है। तो बच्चों, ये झीलों का महत्व बताया। अब आते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, यानी नदियों का हमारे अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। नदियाँ तो बहुत बता दी मैंने आपको। तो नदियों का अर्थव्यवस्था में ये महत्व है कि सबसे पहली बात है, नदियों का जल जो है हमें पीने के लिए प्राप्त होता है। पशु पीते हैं, आदमी भी पीते हैं, क्योंकि अब अपने क्षेत्र में तो नदी का पानी नहीं पीते, किंतु अभी भी कुछ छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर नदियों में स्नान का काम होता है। नहाने का काम भी नदियों में करते हैं लोग और पानी पीने का काम भी नदियों से ही करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पीने के लिए, पशुओं के पीने के लिए और मनुष्य के पीने के लिए, जीव जंतु के पीने के लिए काम आता है। दूसरे, जितनी भी बड़ी बड़ी भारत की फैक्ट्रियाँ हैं, उन सबको पानी की आवश्यकता होती है, तो वो भी किसी न किसी नदी के किनारे ही बनी होती हैं और वो नदियों से पानी लेती हैं। जैसे सबसे बड़ा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर जो इस समय झारखंड में है, वो टाटा का बना हुआ लोहा इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना है और वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर नगर बसा हुआ है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े कारखाने भी इन नदियों की पानी से लेकर के और अपना शुद्धिकरण करते रहते हैं। इसी प्रकार से हम और आगे चलते हैं तो नदियों से बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और उन बांध में पानी को इकट्ठा किया जाता है बहुत बड़े झील सी बना करके, और वहाँ पर उनसे बिजली बनाई जाती है पानी से। तो कितने बड़ा काम है बिजली का। आजकल हम देखते हैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम, चाहे वो मशीनरी का काम हो, उद्योग धंधे हो, या घर में पंखा चला रहे हैं या रोटी बना रहे हैं हीटर पर, तो यानी बिजली का बल्ब जला रहे हैं, सभी काम बिजली से हम करने लगे हैं। तो इस प्रकार से बिजली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और बिजली कहाँ से आती है? जल से बनती है। तो नदियों का जल कहाँ से आता है? नदियों से आता है। तो इस प्रकार से नदी का जल हमें बिजली बनाने के काम आता है। ठीक उसी प्रकार से तालाब होते हैं, उनमें मछली पालन होता है, तो वो पानी होता है उसमें, तो पानी का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही नदियों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और समुद्र में भी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो जैसे हम कहते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हैं? तो मछली जल में ही रहती है, तो इसलिए मछली हमें पानी में मिलती है। उसका हम खाने के रूप में बहुत से लोग सेवन करते हैं और बताते हैं कि इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। किंतु मैं समझता हूँ कि दूध अगर बच्चा पीता है तो दूध में सारे गुण पाए जाते हैं, सारे तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए दूध को पूर्ण भोजन कहा गया। तो दूध को पीना अति आवश्यक है। आजकल के बच्चे पीना नहीं चाहते हैं, चाय पीते हैं काली, तो वो छोड़ दो, दूध पीना चाहिए। तो दूध में बहुत गुण है। तो इसी प्रकार से हम जो झीलों से या नदियों से कुछ नहरें निकालते हैं, जहाँ बांध बनाते हैं और नहरें निकाल जाती हैं सेच पानी को, और नहरें निकाल करके पानी खेतों में किसानों के लिए सिंचाई के काम आता है और उससे सिंचाई होती है, तो किसानों के लिए लाभ होता। ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर कुछ मत्स्य केंद्र होते हैं, तालाब से बना लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, मछली पालन हो जाता है। ठीक उसी के बाद वहाँ पर कुछ पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हरियाली का क्षेत्र बना देते हैं और उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ से पानी उसके लिए जाता है। तो इसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। तो इस जलीय यानी नदी घाट पर जो बांध बनाए जाते हैं, वहाँ से बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक नाम दिया गया। यानी एक योजना से अनेक सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो नदियों से हमें बहुत काम है। अब नदियों से पानी तो मिलता ही है, अब रेत मिलता है। जितनी बिल्डिंग बनती हैं, चिनाई होती है, लिजाई होती है, तो उनमें रेत भी नदियों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नदियों से हमें और बहुत सी बातें हैं, जैसे सीप और घोंगे प्राप्त होते हैं, जो अनेक प्रकार की दवाइयों में काम आते हैं। तो हमें नदियों का एक विशेष महत्व दिखाई पड़ता है। अब हम
अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है ये बताने जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था नहीं, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें नदियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नदियाँ यदि ना होती तो हमारे देश में जितने हमने नदियों के महत्व गिनाए वो हमारे लिए लाभकारी ना होते। तो हमें लाभकारी नहीं होते तो हम पिछड़ जाते। इन नदियों के जल के कारण ही हमारे देश में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे चल रहे हैं, अनेक प्रकार के किसानों को लाभ हो रहे हैं और पानी की व्यवस्था हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं जहाँ नदी का क्षेत्र होता है तो वहाँ अगर बोरिंग होता है तो पानी बहुत देता है और इतना पानी देता है, ठंडा पानी आता है कि 1 घंटे में 2-3 बीघे ज़मीन भर जाती है। किंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जो पानी बड़ा गहराई मिलता है और वहाँ नदियों का दूर दूर तक बोलवाला नहीं होता। पहाड़ी क्षेत्र में तो पानी बहुत गहराई में होता है तो वहाँ बोरिंग कराना आसान नहीं होता। तो इस प्रकार से नदियों का हमारे क्षेत्र में जीवन में बहुत महत्व है। ठीक इसी प्रकार से अब हम आपको एक पुरानी अवस्था में चलते हैं। ये तो मैंने आपको भारत के मानचित्र में बताया। तो ये अफवाह जो मैंने आपको बताया अफवाह तंत्र, तो भारत में भी अफवाह तंत्र फैला हुआ, इसी प्रकार से संसार में भी अफवाह तंत्र फैला हुआ। अमेजन नदी ये दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है, सबसे लंबी, और दक्षिण अमेरिका में बहने वाली जो अमेजन नदी है वो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र होता है। तो अब इस प्रकार से मैंने आपको अफवाह तंत्र बताया, इसको आप पढ़ना और पीडीएफ के द्वारा ये आपको काम भेजा जाएगा। और ये आने वाली जो दूसरी मासिक परीक्षा है ये 7 सितंबर से लगभग हो गई है और ये भी ऑनलाइन होगी। इसके लिए आपको इन पाठों को याद करना है। जो हमने आपको पाठ पहले क्लास से बाद में कराए हैं वो सब पाठ आपको याद करने हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।